हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एचपी टीजीटी का मेडिकल का क्वेश्चन पेपर है, थर्ड शिफ्ट जो 16 दिसंबर को हुई थी वो ये पेपर है। इससे पहले 16 दिसंबर की दोनों शिफ्टें, फर्स्ट और सेकंड, और 15 दिसंबर की जो 3 शिफ्टें हुई थी वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इन सब की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जो है उसके प्लेलिस्ट में जाके सारी जो भी प्रीवियस वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है डिस्कशन में हमने इनको सॉल्व किया हुआ है। हमारी आज की थर्ड शिफ्ट है। इसके बाद जो हमारी 17 दिसंबर की जो शिफ्टें हुई थी, 3 शिफ्टें, वो बच जाती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो पेपर्स है इनकी पूरी पीडीएफ, जो ओरिजिनल पीडीएफ है, वो भी मैंने प्रोवाइड करा दी है अपने टेलीग्राम और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों पे। वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये आज का हमारा लेक्चर है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अगर आप नए हैं, हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो पटवारी की या फिर अन्य जेवीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है एचपीके के क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना शिमला जिले में सतलुज नदी पर स्थित है और सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि नाफ्ता जाक्टी जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाफ्ता जाक्टी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी पे है, तो सतलुज नदी के ऊपर है। देखिएगा, इसमें आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी कभार जो है क्वेश्चन में आंसर आ जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, नाफ्ता जाक्टी प्रोजेक्ट कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो ये प्रोजेक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, शिमला प्लस किन्नौर, ठीक है। किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट दोनों में है ये प्रोजेक्ट। किन्नौर में क्या है, किन्नौर की एक नाफ्ता जगह है, वहाँ पे इसका डैम है। नाप्ता के यहाँ पे नाप्ता कहाँ पे है, नाप्ता जो है किन्नौर के अंदर है, हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है नाप्ता, यहाँ पे है इसका डैम। और जो इसका पावर स्टेशन है वो है शिमला के झाकड़ी में, ठीक है। जो शिमला का झाकड़ी है, झाकड़ी जो जगह है, वहाँ पे है इसका पावर स्टेशन। और जो इसका डैम है वो किन्नौर के अंदर है, इसलिए इसको नाप्ता झाकड़ी कहते हैं। और झाकड़ी शिमला के अंदर है, किन्नौर किन्नौर में जो है वो आपका क्या है, वो नापता है। तो इस तरीके से ये नापता जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है शिमला प्लस किन्नौर से। तो किन्नौर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है या फिर शिमला भी देखने को मिल सकता है ऑप्शंस में। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1500 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और अगर हम बात करें किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो सतलुज जल विद्युत निगम SJVN द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से जिले के अंतर्गत है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चमेरा, चमेरा से ही च पड़ता है और चंबा से ही च पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। चमेरा कहाँ पे है, ये है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, शिमला हिल स्टेट्स पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण किस घटना के बाद दृढ़ता से स्थापित हुआ था। जो शिमला हिल स्टेट्स है, वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का जो पॉलिटिक्स है, उनका जो अस्तित्व है, ठीक है, उनका जो पॉलिटिकल होल्ड है, वो किस चीज़ के बाद आया था, इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है एंग्लो गोरखा जो आपका वॉर हुआ था, अ, उसके बाद, ठीक है, 1814 1816 का जो वॉर हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी जो पॉलिटिकल होल्डिंग थी वो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेट्स में ज़्यादा हो गई थी। अंग्रेजों और जो ये गोरखा थे, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, दैट इज़ मलौण का युद्ध, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में आता है। मलौण का युद्ध कब हुआ था, 1815 में हुआ था। गोरखा इसमें हार गए थे। उसके बाद ही जो ये ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में एक संगोली की संधि हुई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है, संगोली की संधि किसके बीच में हुई, तो गोरखा और एंग्लोस के बीच में ठीक है, ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच में हुई। कब हुई, तो 1816 में हुई, 1816 में हुई। इसी के बाद जो है ब्रिटिशर ने जो है अपना जो दबदबा है वो जो हमारी शिमला के हिल स्टेट्स थी यहाँ पे करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल प्रवासी जल पक्षियों के प्रमुख शीतकालीन आवास के लिए प्रमुख जाना जाता है। तो वेटलैंड से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस जो एग्जाम हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पे भी पूछा गया था। टोटल वेटलैंड्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी रामसर साइट्स है, वो 3 रामसर साइट्स है। कौन कौन सी है, रेणुका जी वेटलैंड साइट कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चंद्रताल की बात करें, ये कहाँ पे है, ये है लाहौल स्पीति के अंतर्गत। और जो रेणुका जी है, ये कहाँ पे है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और जो थर्ड है, दैट इज पोंग डैम, ये कहाँ पे है, ये है कांगड़ा के अंदर। ये कहाँ पे है, कांगड़ा के अंदर। जो कांगड़ा का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोंग डैम लेक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी है,
जो अदर कंट्री से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, मध्य एशिया से पक्षी जो है यहाँ पे उड़ के आते हैं। तो इनका जो है एक आवास काल विंटर के टाइम में आते हैं, तो इनका जो है आवास के रूप में इसको जाना जाता है पोंग डैम। किस नदी के ऊपर बना हुआ है? दैट इज़ ब्यास रिवर। कौन सी नदी के ऊपर अगर बना हुआ है ऐसे पूछ लिया जाए तो ब्यास रिवर आपको याद करना है। और किस वर्ष इसको रामसर साइट में ऐड किया गया था? इट वाज एडिड इन रामसर साइट 2002। 2012 में जो है इसको किस में ऐड किया था? रामसर जो वेटलैंड है हमारा उसके अंतर्गत ऐड किया गया था। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे टोटल वेटलैंड कितने हैं इंडिया के अंदर। अभी हिमाचल में कितने हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने हैं टोटल इंडिया के अंदर, वो आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय या सुखाश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कौन सा विशेष कानूनी दर्जा दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बना है पहला ऐसा राज्य, फर्स्ट राज्य बना है कहाँ भारत के अंदर जिसने चाइल्ड, जो अनाथ चाइल्ड है, ऑर्फन्स जो चाइल्ड है, उनको लीगल स्टेटस दिया है चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम से। ठीक है, इनको जो है एक कानूनी अधिकार दिया है, उनको किस नाम से जाना जाता है? चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम से। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है कि जो भी ये योजना है इसका जो गार्जियन है, जो भी बच्चे होते हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, उनका जो गार्जियन है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इसमें 14 साल तक का जो बच्चा है उसको 1000 रुपया जो है पॉकेट मनी के रूप में दिया जाता है। 14 से 18 साल तक के बच्चों को 2500 रुपये और 18 से 27 साल तक के बच्चों को जो है 4000 रुपये जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ए पॉकेट मनी प्रोवाइड कराती है। तो 27 साल तक जो है हिमाचल जो गवर्नमेंट है वो इन बच्चों को जो है अडॉप्ट करती है लीगल वे में। ठीक है, लीगल वे में। तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ये शुरू किया है। और कब ये आई थी? ये आई थी आपकी 28 फरवरी 2023। और डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि ये सुखाश्रय योजना कब आई थी। जनवरी में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और 28 फरवरी 2023 से जो है ये नोटिफाई होकर लीगली शुरू हो गई थी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा संरक्षित क्षेत्र हिम तेंदुआ और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के लिए आवास स्थान प्रदान करता है? तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो जीव है हमारे, जैसे वेस्टर्न ट्राइगन हो गया, जो हमारा जुजुराना है, उसको भी ये संरक्षण देता है। ये जो वाइल्ड लाइफ हमारा हिमालय नेशनल पार्क है, ये इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था 2014 में। कब ऐड किया गया था? 2014 में। है कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये देखिएगा आप कुल्लू मैप में, यहाँ हिमाचल प्रदेश का मैप है हमारा। यहाँ पे कुल्लू कहाँ पे है? कुल्लू है ये बीच में, जो आपको एक पिंक कलर का दिख रहा है ये कुल्लू है, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट है यहाँ पे। तो कुल्लू, आपको जो मेन चीज़ें याद करनी है, कुल्लू, मंडी और हमीरपुर। ये क्यों याद करने हैं आपको? ये इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो अपनी सीमा किसी और राज्य के साथ या फिर और देश के साथ टच नहीं करते। जैसे लाहौल स्पीति है, ये ऊपर तिब्बत के साथ, अपनी किन्नौर हो गया, तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, ये जो है उत्तराखंड के साथ नीचे की तरफ की अगर हम बात करें, ठीक है, सोलन, सिरमौर, ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ यहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू, मंडी और हमीरपुर, जो इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट्स है, यानी कि ये अपनी जो सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट के साथ ही शेयर करते हैं, बाकी ये बाउंड्री कहीं और शेयर नहीं करते। तो कुल्लू से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो हमने नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लिया कि हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये कुल्लू के अंदर लोकेटेड है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था? 2014 में। बना कब था ये? तो 1984 में ये बना था। बना कब था? 1984 में जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बना था। अब क्वेश्चन जो डायरेक्टली आएगा वो आएगा, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क है? अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है नेशनल पार्क्स कितने हैं, अगर टोटल नेशनल पार्क की बात करें हिमाचल प्रदेश में 5 है। 5 में से भी 3 जो नेशनल पार्क है वो सिर्फ और सिर्फ कुल्लू के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुल्लू का जो है मैप आपको लगाया है ताकि आप इसको रिकॉल कर पाएँ, अच्छे से रिकॉल कर पाएँ कि कुल्लू है कहाँ पे। नीचे से शिमला लगता है इस पर। राइट साइड की बात करें किन्नौर, ऊपर की तरफ इसके नॉर्थ की साइड जो है वो है लाहौल स्पीति, और जो इसका पश्चिमी भाग है उसमें इसके मंडी टच होता है। तो कुल्लू में है 3 नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, और जो है आपका थर्ड वन इज़ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसके बाद जो हमारे 2 और बसते हैं वो आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एक है लाहौल स्पीति के अंदर और एक है सिरमौर के अंदर। ठीक है, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ, एक लाहौल स्पीति के अंदर है और एक सिरमौर के अंतर्गत है। अगर आपको नहीं आते हैं तो इनको एक बार रिकॉल जरूर कर दीजिएगा, याद करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिएगा, RGSSY राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 में आई थी, के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीद पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक टैक्सी पर। अगर आप ई टैक्सी परचेज करते हो 50% यहाँ पे सब्सिडी इसको प्रोवाइड की जाती है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे गए हैं। ओरिजिनल जो पेपर है वो भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। 144 की अगर हम बात करें, पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना कौन सी है? अब यहाँ पे पंचायती राज एक्ट की बात आ रही है, तो आगे देखिएगा क्या लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994। हिमाचल प्रदेश एक्ट है ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। हमने क्या पढ़ा है कि 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। किससे? जो 73वां है पंचायती राज से रिलेटेड है, जो 74वां है ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। 1992 में तो हो गया था ये, आ गया था, लेकिन हिमाचल ने इसको अडॉप्ट किया है 1994 में, 1994 में। इसलिए जो एक्ट बना है हमारा पंचायती राज अधिनियम का, तो ये 1994 में बना है, 1994 से अडॉप्ट हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज जो व्यवस्था है, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, उसको कब अडॉप्ट किया था? उसको अडॉप्ट किया गया था 1994 में। तो कौन सी व्यवस्था है ये? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, जो कि गांव के लेवलों पे होती है। ब्लॉक लेवल पे आती है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है जिला परिषद। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? एक तो देखिएगा नीचे आएगा ग्राम के लेवल पे ग्राम पंचायत आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पे बात करें तो ब्लॉक लेवल पे आ जाती है हमारी कौन सी? ब्लॉक लेवल पे आ जाती है पंचायत समिति, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे आ जाती है जिला परिषद। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में टोटल पंचायतें कितनी हैं। पंचायतों की बात करें, ये भी पूछा जा सकता है। पंचायत समितियां कितनी हैं हिमाचल प्रदेश में, जिला परिषद कितने हैं, ये भी पूछा जा सकता है। टोटल पंचायतों की बात करें, अभी हो सकता है दोबारा इसका पुनर्गठन हो, क्योंकि बात चली हुई है, लेकिन अभी तक की जो पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में वो है 3615। टोटल पंचायत समितियों की बात करें तो टोटल जो पंचायत समितियां हैं वो है 81। जिला परिषद की बात करें वो है 12। ठीक है, टोटल जिला परिषद 12 है और पंचायत समितियां 81 है, और टोटल जो ग्राम पंचायतें हैं वो 3615 है। ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। और एक और क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और अच्छा क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला, पंचायती राज जो सिस्टम है इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था राजस्थान। पहला राज्य जिसने अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम को, कब? 1959 में। 1959 में पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 73वें संविधान संशोधन को अडॉप्ट करने वाला, 73वां जो संविधान संशोधन है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, लेकिन वहाँ पे जो है ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। पंचायती राज सिस्टम जब 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, 1992 में हुआ, उससे बहुत पहले ही राजस्थान ने इस जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसको अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन वो एक्ट के थ्रू नहीं था, वो उन्होंने अपनी उससे किया था कैपेबिलिटी से, ठीक है, 1959 में। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो हमारा पंचायती राज सिस्टम बना, 3 स्तर की व्यवस्था हुई पंचायतों में, कि सबसे नीचे पंचायत होएगी, ग्राम पंचायत होएगी, उससे ऊपर पंचायत समिति आएगी ब्लॉक लेवल पे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे जिला परिषद आएगा। तो इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत अडॉप्ट करने वाला जो पहला राज्य बना था दैट इज मध्य प्रदेश। वो कौन सा था? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की कौन सा नदी जल विद्युत परियोजना सुगम युगम जो है वो सही नहीं है? कौन सा जो है इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? नाप्ता जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलुज नदी पे अभी तो हमने डिस्कस किया, नाप्ता कहाँ पे है? किन्नौर के अंदर, और झाकड़ी कहाँ पे है? शिमला के अंदर। इसलिए इन दोनों को मिलकर बनता है नाप्ता जाखड़ी प्रोजेक्ट। जो झाकड़ी है यहाँ पे है इसका पावर स्टेशन, और जो नाप्ता है यहाँ पे है इसका डैम। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बिल्कुल सतलुज नदी के ऊपर है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ पे है? चंबा में, ठीक है, प्रीवियस उसी में। लेकिन गिरी नदी पे नहीं है, गिरी में नहीं है। किस नदी पे है? ये है रावी नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। पौंग डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर। अभी मैं बता के हटाऊँ। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट किस पे है? ये भी सतलुज नदी के ऊपर है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये भी सतलुज रिवर के ऊपर है। अब यहाँ से इंडिया जी के और अदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत जून 2025 में पुनर्स्थापन किस राज्य ने शुरू किया है? कौन से स्टेट ने जो है इनिशिएट किया है रिस्टोरेशन को? जो 24,990 हेक्टेयर है, ठीक है, डिग्रेडेड लैंड है, उसको जो है दोबारा से ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत जो है रिनोवेट करना है। तो ये है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी अरावली जो है काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अरावली की जो हाइट है वो जो 100 मीटर से नीचे के जो अरावली के पहाड़ है उनको जो है गवर्नमेंट ने अरावली के अंतर्गत नहीं माना है, यानी कि वहाँ पे खनन करने का जो है वो परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने कि ये अरावली के अंतर्गत नहीं आते, इनको आप खनन कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और
चर्चा में रहा है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। अरावली है क्या? देखिए, अरावली माउंटेन रेंज है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है हमारे शिवालिक पेगा, वैसे ही माउंटेन रेंज है। ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर आपके हरियाणा, फिर दिल्ली तक ये पहुँचती है। तो राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा भाग पड़ता है इस माउंटेन रेंज का, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है किसकी? अरावली रेंज की। और अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसमें से आती है, उसमें आती है अरावली। और इसके अलावा गुरु शिखर, और उसके बाद एक जो है माउंट आबू जगह है, वहाँ पे है एक मंदिर दैट इज़ दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये माउंट आबू में है, कहाँ पे? राजस्थान के। नेक्स्ट देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के जो पहले वायसराय थे दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब ये गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या फ़र्क है, क्या सिस्टम है, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जो अभी जीके पढ़ रहे हैं, जो न्यू एस्पिरेंट है या जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा है, उनको कन्फ्यूज करता है कि ये गवर्नर जनरल क्या होते थे, फिर बाद में वायसराय कैसे। तो ठीक है, पहले जो क्या होता था, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है, देसी लैंग्वेज में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये किसके अंतर्गत काम करती थी? ये करती थी ब्रिटिश के अंतर्गत काम, ब्रिटिश के अंतर्गत काम करती थी। और किस पे रूल करती थी? इंडिया के ऊपर। ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत के ऊपर पहले जो है कंपनी राज हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। इस ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंतर्गत काम करती थी? ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश के अंतर्गत, ठीक है। ब्रिटिश से जो ऑर्डर आते थे, यहाँ की जो रानी जो ऑर्डर करती थी, वो जो है ये इनके पास आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ये कहाँ पे लागू करते थे? इंडिया में लागू करते थे। इसी तरीके से जो इन्होंने राज किया, लेकिन 1857 में एक क्रांति हुई थी, आप सभी को पता था। 1857 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति थी। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सर थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से ख़त्म कर दिया। अब डायरेक्ट जो है रूल करने लग गए, कहाँ पे? इंडिया के ऊपर। ब्रिटिश जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हटा दिया गया और डायरेक्ट रूल करने लग गए, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो क्या होते थे, इनको कहा जाता था गवर्नर जनरल। इनको क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, डायरेक्ट जो है ब्रिटिशर ने अपना राज शुरू कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट जो है ऑर्डर ब्रिटिश से शुरू होने लग गए इंडिया के ऊपर, कंपनी के थ्रू नहीं आते थे। तो जो है इनको वायसराय के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया है यहाँ पे, वायसराय। तो फर्स्ट जो वायसराय बने थे वो कब कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे 69th यूएन कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज हेल्ड, ठीक है। जो यूएन कमीशन है कौन से नंबर का? 69। इसको CSW बोलते हैं, CSW कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसकी जो ये कहाँ पे आयोजित हुई? ये आपकी न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 2025 का क्वेश्चन है। मार्च 2025 का जो करंट अफेयर है वहाँ से पूछा गया है। मैंने आपको पहले बताया कि नवंबर 2024 के बाद के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। और अभी जो पहले कंपनी थी दैट इज़ ADCL, जो एग्ज़ाम कंडक्टर, अब जो है ठेका TCS को दे दिया गया है। और 41 सेंटर से 41 सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने प्रोवाइड कराए हैं HPRCA ने TCS को, कि आप 3-4 दिन में इनको विजिट कीजिए और फाइनलाइज़ कीजिए कि ये सेंटर अप्रूव होते हैं आपके यहाँ से नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम लेने के लिए। उसके बाद जो है इन सेंटर को फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ। मार्च 2025 में सातवीं जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बैठक की अध्यक्षता है वो किसने की? वाइल्ड लाइफ मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई? नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? दैट इज़ इन गुजरात, गुजरात में है। इसकी जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ डे के। वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे कब हम मनाते हैं? ये मनाया जाता है 3 मार्च को, 3 मार्च को। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब आया था? ये आया था 1972, 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ से जो पॉइंट मिल के आता है कि इसमें इस मीटिंग में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज़ जनगणना ऑफ डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है उसकी जनगणना यहाँ पे जारी की गई। डॉल्फिन की जनगणना जो है यहाँ पे जारी की गई भारत द्वारा। जो मीटिंग हुई थी इसमें जनगणना की गई किसकी? डॉल्फिन की। क्वेश्चन आएगा कि भारत में हाल ही में डॉल्फिन की जनगणना की गई, तो उसमें डॉल्फिन की कितनी जो है संख्या मौजूद है? तो डॉल्फिन की जो अभी भारत में जनसंख्या मौजूद है दैट इज़ 6327। भारत में कितनी जो है डॉल्फिन्स है? दैट इज़ 6327। ये लगभग है क्योंकि ये कम ज़्यादा होती रहती है।
किस नदी में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है, तो वो गंगा नदी में। कौन सी रिवर में है सबसे ज़्यादा, तो ये है गंगा नदी में। और एक क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ कि क्या डॉल्फिन मछली है, ठीक है, क्या डॉल्फिन मछली है, तो मछली की कैटेगरी में नहीं आता, ये मैमल की कैटेगरी में आती है डॉल्फिन। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी ये थी यांत्रा, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलेशन। क्या है, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये मनाया कब गया था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मनाया गया था 11 मई को जो है ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस में आती है आपकी CO2, मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या फिर आपकी CH4 की बात करें, तो ये क्या है, CH4 लिखते हैं हम मीथेन को, तो ये क्या है आपकी ग्रीन हाउस की गैस है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर में मैंने देखा था कि जो हम रोटी बनाते हैं, गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, जब वो फूल जाती है गेहूं के आटे की रोटी, तो उसमें कौन सी गैस होती है। क्वेश्चन क्या है कि जब रोटी बनती है, रोटी जब फूल जाती है तो उसके अंदर गैस होती है, तो जो स्टीम होती है वो कौन सी होती है, वो भी CO2 ही होती है। जो हम रोटी बनाते हैं उसके अंदर भी कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है थोड़ी टाइम के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, केरल में गरीब महिलाओं का बैंक किसे कहा जाता है, पुअर वुमेन्स बैंक कहा जाता है इसको। यह है कुटुम्बश्री इज द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ केरला, ठीक है, इसके तहत जो है इसको गरीब महिलाओं का बैंक यहाँ पे कहते हैं। द जय हिंद स्कीम फॉर ST स्टूडेंट्स लॉन्च्ड इन जून 2025 बाय विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी ने जय हिंद स्कीम जो है ST स्टूडेंट के लिए शुरू की है, तो यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जून का करंट अफेयर है यहाँ पे। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना गंगा की किस सहायक नदी पर बनी हुई है, तो तपोवन जो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, दैट इज़ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट पे है। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी है, दैट इज़ धौली गंगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर पे, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे जो कि इस एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपका थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इसके अलावा 17 के 3 शिफ्टें बच गई, उनका जो है मैं जल्दी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है और अच्छी ऑथेंटिक जो वीडियोस ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं अब डेली जो है 9 AM और 7 PM डेली जो है आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। एक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा, कोई भी पेपर उसमें जितनी भी जीके पूछी गई हो, हिमाचल के ही रहेंगे सारे पेपर, वो डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे न्यू क्वेश्चन, न्यू पैटर्न जो TCS के हैं, एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो नॉन टेक्निकल, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, ठीक है, लाइक करोगे, थोड़ा सपोर्ट करोगे, अगर अच्छे इसमें जो है रीच जाती है, तो जो है मैं एक आपको लाइव लेक्चर भी स्टार्ट करूंगा जल्दी, ठीक है। एक हम लाइव लेक्चर जो है शाम को 7 या 8 बजे, 8 बजे से हम शुरू कर देंगे लाइव लेक्चर लेना। आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है भर्ती से रिलेटेड, किसी भी अन्य चीज़ से रिलेटेड, आप हमें जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। PDF भी वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।